हेलो छात्रों, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। मैं आपको बताऊंगा निदानात्मक शिक्षण के बारे में। निदानात्मक शिक्षण का अर्थ, प्रकार, आवश्यकता, महत्व, कॉन्सेप्ट यानी उसकी अवधारणा, इसके रूप, कौन कौन से रूप हैं, इसका शिक्षण में क्या महत्व है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, ये होता क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सामान्यतः अगर हम बात करें शिक्षण की, टीचिंग प्रोसेस की, तो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो उसमें लगभग औसत एक एवरेज छात्रों, एक एवरेज स्टूडेंट्स यानी औसत छात्रों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर व्यवस्था की जाती है। यानी जो टीचिंग की जाती है वो एक एवरेज मान करके, एवरेज औसत स्टूडेंट्स, औसत छात्र को मानकर की जाती है। कोई भी टीचर जब क्लास में आता है तो नॉर्मली जो लेवल देखा जाता है वो एक एवरेज निकाली जाता है। उसमें ना तो प्रतिभाशाली बच्चे और ना ही जो सबसे कमज़ोर छात्र होते हैं उनके लेवल को लेकर के वहाँ टीचिंग की जाती है। या उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है वो जो संपन्न होती है वो सामान्यतः और एक एवरेज मानकर की जाती है। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में आपने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड पेपर में। इंडिविजुअल डिफरेंस या और भी समस्या हो सकती है। तो यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है, बहुत कम रखा जाता है। संभव ही नहीं है कि इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, प्रतिभाशाली और कमज़ोर छात्र, उनकी अवहेलना होती है। जो जब एक बीच वाले बच्चे के एक एवरेज मान करके औसत बच्चों के आधार पर का लेवल का क्लास में पढ़ाया जाता है, तो जो या तो सबसे अच्छे बच्चे हैं, आप कह सकते हैं परफेक्ट बच्चे, एक्सपर्ट, जो पढ़ने में तेज छात्र होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रतिभाशाली छात्र, तीव्र बुद्धि वाले जो छात्र होते हैं वो। और दूसरे सबसे निम्न स्तर के जो छात्र होते हैं, एक तो सामान्य होते हैं, कमज़ोर छात्र, उनकी कहीं ना कहीं एक तरीके से अवहेलना होती है, क्योंकि उनके लेवल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता है, ये शिक्षण प्रक्रिया नहीं चलती है। तो उसके अतिरिक्त सामान्य छात्रों में भी सीखने में कठिनाई आती है, ठीक है। तो उनके निदान की व्यवस्था भी नहीं होती है। अंतिम में परीक्षा में असफल होने पर उन्हें अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है। ऐसे छात्रों को वही प्रक्रिया पुनः दोहरानी पड़ती है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको यही प्रक्रिया, यानी कि उसको सपोज दैट कोई बच्चा फेल हो जाता है तो पूरे साल दोबारा उसी क्लास में रह करके वही चीज़ पढ़ता है, दोहराना पड़ता है उसको, ठीक है। फिर भी उनकी जो कमज़ोरी है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, उपचार नहीं हो पाता है। सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है। हालांकि मैंने डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, निदानात्मक परीक्षण के बारे में फोर्थ सेमेस्टर का के उसमें लेक्चर में वीडियो बना के भेजा था, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, उसमें बहुत अच्छे से बता रखा था। तो उसमें मतलब एक एग्जांपल लीजिए आप, कोई पेशेंट टीचर उसके पास डॉक्टर के पास जब जाता है तो आप देखते हो कोई बीमारी होती है, हम किसी डॉक्टर के पास चले आते हैं। सिर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक झोला छाप के पास चले गए, मेडिकल में चले गए, 10 रुपये की गोली ले आए, 2 रुपये की उसने गोली दे दी, 20 रुपये 30 रुपये की, हाँ आराम हो गया। आपने कहा अरे 20 रुपये में दवाई में आराम हो गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपको मेजर प्रॉब्लम है क्या, कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है। तो यहाँ पर वो जो डॉक्टर, अगर आप वहीं अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, जो अथॉरिटिकल डॉक्टर हैं उनके पास जाते हैं, MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं, डिग्री धारक के पास जाते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से आपका ट्रीटमेंट करता है, जिसको आप कहते हैं। हालांकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो लोगों ने बिजनेस बना रखा है, डॉक्टरों ने भी। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि अरे उसने इतना जाँचें करवा रहा है, ये करा रहा है, वो करा, तो वो प्रॉपर तरीके से एक जाँच करवाता है, उस बीमारी का पता लगवाता है, पता लगाने के बाद तब उसको ट्रीटमेंट देता है, ठीक है, उसका उपचार करता है। तो ठीक उसी प्रकार एक टीचर भी एक छात्र का, टीचर को उसकी कमियों को, जो कमज़ोर छात्र होते हैं या वो छात्र जो सीख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं उनको वो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, आपने जो कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया, कोई कंटेंट पढ़ाया, वो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, उनका कारण क्या है, ऐसी कौन से कारण है जिनके कारण वो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। तो उसका पता लगाना
उस चीज़ का ही, उस समस्या का पता लगाना एक तरीके से निदान है, निदानात्मक है। ठीक है, यानी डायग्नोस करना। तो यहाँ पर निदान करने के बाद आपने निदान किया, समस्या का पता लगाया, फिर उसके लिए उसका उपचार किया, यानी कि उसके अकॉर्डिंग मेथड का यूज किया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टेक्निक का यूज़ किया, प्रविधि का यूज़ किया। ठीक है, अपने तरीके अपनाए, आपने तरीके परिवर्तन किया। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि जो सामान्य छात्र होते हैं उनकी कमजोरी का उपचार करना, ठीक है, तो वो निदान कहलाता है, निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। यानी शिक्षण प्रक्रिया में जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनकी समस्याओं का पता लगाना, उन कारणों का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। सामान्यतः छात्रों को शिक्षण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आप चाहे नोट कर सकते हैं। नंबर 1 प्रतिभाशाली छात्र, नंबर 2 कमज़ोर छात्र, नंबर 3 सामान्य छात्र। ठीक है, नंबर 1 प्रतिभाशाली छात्र, इनका शिक्षण सामान्य छात्रों से शिक्षण से भिन्न होना चाहिए। कक्षा में पुनरावृत्ति से ये ऊब जाते हैं, यानी जो बच्चे पहली बार में ही समझ जाते हैं, आपको वहाँ पर बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ रही है उसी टॉपिक को लेकर के, उसी डिस्कशन को, जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर ये बच्चे बोर हो जाते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ाते हैं तो उसमें जो कमज़ोर छात्र हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, सामान्य छात्र नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के छात्र हैं। नंबर 1 प्रतिभाशाली छात्र, नंबर 2 कमज़ोर छात्र। कमज़ोर छात्रों का जो शिक्षण कार्य है वो सामान्य छात्रों के शिक्षण से भी भिन्न होना आवश्यक है। अधिक पुनरावृत्ति से उन्हें अधिक लाभ होता है। इनकी कमजोरियों का निदान करके औपचारिक शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, यानी ट्रीटमेंट उनको दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सामान्य छात्र। सामान्य छात्रों में पाठ्यवस्तु संबंधी कमजोरियां रह जाती हैं, उनका निदान किया जाए और उसी के कारण निराकरण के लिए उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाए। उपचारात्मक शिक्षण के लिए अनुवर्ग विधि का अनुसरण किया जाए। आपने देखा होगा कि हमारे जो मैक्सिमम ये बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलता है 10th या 12th के, तो उसमें सेकेंडरी एजुकेशन में उसमें क्या है, एग्ज़ाम से पहले कुछ कॉलेजेस एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते हैं, यानी जो बच्चे नहीं सीख पाए, नहीं पढ़ पाए, तैयारी नहीं हो पाई उनकी अच्छे से, तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो वही है, उनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, उपचार किया जाता है उनका। तो आगे हम बात करते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता क्या है। तो जो विद्यालयों में निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट का जो प्रयोग किया जाता है, आपने पढ़ा होगा कि बच्चे ने कितना सीखा है, उसका पता लगाने के लिए हम एक टेस्ट अप्लाई करते हैं, अचीवमेंट। जो मेन एग्ज़ाम वगैरह जो होते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, चाहे यूनिट टेस्ट हुआ या कोई एग्ज़ाम कराया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, इंटरनल एग्ज़ाम हो गए, ये सारे अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। उसके द्वारा ये पता लग जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। ठीक है, अगर बच्चे ने नहीं सीखा है तो क्यों नहीं सीखा है, उसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, निदान किया जाता है, निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है कि वो उससे क्या है, छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है। निष्पत्ति जो परीक्षण होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट जो होता है, उसके द्वारा छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है, अगली कक्षा में प्रोन्नति भी की जाती है, उनको प्रमोट किया जाता है। जिन छात्रों को सफलता नहीं मिल सके उसके क्या कारण हैं, इसका बोध निष्पत्ति जो परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण, उससे नहीं होता, इसलिए इसके लिए क्या है, निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शिक्षा जो परीक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो जो उपलब्धि परीक्षण है और निदानात्मक परीक्षाएं जो है ये एक दूसरे के पूरक होती हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डायग्नोसिस। तो इस प्रत्यय के अगर समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हमें लेने पड़ेंगे। जैसे 2 समान योग्यताओं वाले छात्रों की उपलब्धियों में अंतर हो सकता है। जिस छात्र को अधिक प्रेरणा दी गई है
उसके अंक या प्राप्तांक अधिक हो सकते हैं और जिसको प्रेरणा नहीं मिली है उसके अंक कम हो सकते हैं। ये कारण जो है निदान से ही ज्ञात किया जा सकता है। निदान से ही पता लगता है कि कौन से बच्चे ने कितना कम सीखा है, कितने ज़्यादा सीखा है। ठीक है, जैसे किस प्रकार की मोटिवेशन उसको दिया गया है, अभिप्रेरणा दी गई है, ये भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक ही प्रकार की जो प्रेरणा होती है वो दो प्रकार के छात्रों के लिए प्रभावी नहीं हो सकती। क्यों? अंतर्मुखी छात्रों के लिए निरंतर प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जबकि जो बहिर्मुखी छात्र होते हैं उन्हें कभी कभी प्रेरणा देना भी पर्याप्त होता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट दूसरा आप कह सकते हैं अभिप्रेरणा के अतिरिक्त जो छात्र हैं उनकी परिस्थितियां हैं जिनमें वह रहकर अध्ययन कर रहा है वह भी उसकी निष्पत्ति को प्रभावित करती है, जबकि विद्यालय में सभी को समान परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। तीसरा कारण है जो अभी मैं बता रहा था कि एग्जाम्पल लिया कि दो समान योग्यताओं वाले छात्रों की निष्पत्तियों में यानी कि उपलब्धियों में अंतर हो सकता है। जिस छात्र को अधिक प्रेरणा दी गई है उसके अंक के प्राप्तांक अलग हो सकते हैं। तो उनके ये 3 कारण हैं। ठीक है, ये कारण निदान से ही ज्ञात किया जा सकता है। जैसे तीसरा कारण है परीक्षा और परीक्षक यानी एग्ज़ाम और एग्जामिनर की परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं। परीक्षण में छात्र की पाठ्यवस्तु एवं उसकी लेखन विधि अच्छे अंकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके कार्य की। नहीं, इसकी आवश्यकता हो गई, कॉन्सेप्ट हो गया। औपचारिक शिक्षण का महत्व की अगर हम बात करें तो अगर आधुनिक शिक्षण में नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्व की। महत्व आधुनिक शिक्षण में शैक्षणिक निदान एवं औपचारिक शिक्षण एक नवीन प्रयोग है और इससे क्या है उन बालकों को लाभ होता है जो किन्हीं कारणों से सीखने की क्रिया में पिछड़ जाते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था, या कमज़ोर होते हैं छात्र जो नहीं सीख पाते हैं, उनके उन कारणों का पता लगाने के लिए ये विशेष इसका महत्व होता है। ठीक है, शैक्षिक जो निदान एवं औपचारिक जो शिक्षण है इनकी उपयोगिताएं संक्षेप में आप कह सकते हैं। आप नंबर 1 जैसे पॉइंट टू पॉइंट आप लिख लीजिए चाहे तो, कि जैसे शैक्षणिक जो निदान है उसके द्वारा बालकों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कठिनाइयों के एवं कारणों को दूर करने में समुचित शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि पूरा टीचिंग प्रोसेस का ही एक पार्ट है जिससे पता लगता है कि टीचिंग प्रोसेस से ही पता लगेगा शिक्षण प्रक्रिया से कि बच्चे ने कितना सीखा है यानी कितना नहीं सीखा है। एग्ज़ाम कराया जाता है या कुछ और भी मीटिंग, इंटरव्यू, बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, जिससे उनके कारणों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया जो है वो प्रभावशाली होती है और बालकों को अपनी शक्ति एवं योग्यता अनुसार शैक्षिक प्रगति करने का अवसर मिलता है। और औपचारिक शिक्षण द्वारा निदानात्मक शिक्षण औपचारिक शिक्षण भी कहते हैं, क्योंकि निदान करने के बाद ही उपचार किया जाता है। औपचारिक शिक्षण के द्वारा छात्रों की जो व्यक्तिगत कठिनाइयाँ हैं उनको वो दूर हो सकती हैं। ठीक है, इस क्रिया से अन्य छात्रों के समय आदि की भी क्षति नहीं होती है। पिछड़े बालकों की हीन भावना दूर हो जाती है और वे असमायोजन से बच जाते हैं। जो एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं ना, समायोजन की, कुछ बच्चे जो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, पिछड़े बालक जो होते हैं उनमें हीनता की जो भावना आ जाती है वो हीनता की भावना दूर हो जाती है, क्योंकि उनको उसका ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, आज आप देख रहे हैं वर्तमान में वैश्विक महामारी इस समय चल रही है कोविड-19, तो कहीं ना कहीं जो कोविड-19 है, अगर कोई कोरोना पेशेंट होता है तो उससे हम लोग जैसे बार बार बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से, रिसर्च पेपर के माध्यम से, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज की जा रही है, उनके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 वायरस तो है, उससे जो प्रभावित व्यक्ति है उससे आप घृणा ना करें, उसको सावधानी बरतें, उसकी केयर करें। तो कहीं ना कहीं ये है कि क्योंकि
कहीं ना कहीं उसके मन में भी घृणा की भावना आ जाती है। सपोज दैट वो व्यक्ति अगर सही हो जाता है तो उसकी जो हीन की भावना है, घृणा की भावना है, वो दूर हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर है कि जो वो कमज़ोर जो छात्र है उसके अंदर कहीं ना कहीं हीनता की भावना आ जाती है। उस भावना को दूर करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, इसका महत्व होता है। ठीक है, इसमें आगे बढ़ने की उसको प्रेरणा भी मिलती है। अब वो समायोजन भी अच्छे से कर लेता है, एडजस्ट हो जाता है और स्टूडेंट्स के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा शिक्षण में निदान के रूप। भाषा शिक्षण में निदान के रूप, तो यहाँ पर शिक्षण की सफलता वस्तुतः बालकों के सीखने की सफलता में निहित है। अतः जो टीचर है, शिक्षक का ध्यान इस बात पर रहता है कि कक्षा में कौन बालक ठीक से ग्रहण कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, यानी कि कौन पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं समझा रहा हूँ, कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है। जैसे भाषा शिक्षण में यदि कोई बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता, वर्तनी की त्रुटियाँ करता है, उच्चारण करते समय त्रुटियाँ करता है तथा शब्दों का अशुद्ध प्रयोग करता है, तो वहाँ पर भावार्थ जो होता है ना, भाव निकल के आता है, भावार्थ अर्थ, तो वो ठीक प्रकार से नहीं ग्रहण कर पाता। उसकी भावाव्यक्ति जो होती है उनमें त्रुटियाँ होती हैं। उसका स्वर वाचन जो होता है वो दोषपूर्ण होता है, इत्यादि बहुत सारी जो कमियाँ होती हैं। और बालक की कठिनाइयों एवं जो अशुद्धियों के कारणों का पता लगाना आवश्यक होता है। ठीक है, इसलिए जो है निदानात्मक शिक्षण की का विशेष आवश्यकता होती है, इसका महत्व होता है। अगर बात करें हम, पहले शिक्षक इन अशुद्धियों के कारण बालक की असावधानी को ही मान लेता था और ध्यान से पढ़ने या परिश्रम करने का आग्रह करता था, पर ये ठीक उपचार नहीं था। अब आधुनिक शिक्षण की अगर हम बात करें तो आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया वर्तमान में जो है वैज्ञानिक दृष्टि से इस समस्या पर विचार किया जाता है। ठीक है, ऐसे बालकों की निदानात्मक परीक्षा ली जाती है और उसके आधार पर उनकी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। जैसे किसी बालक में अपेक्षित वाचन संबंधी योग्यता नहीं है और वह वाचन में उच्चारण, गति, यति, प्रवाह आदि की दृष्टि से अशुद्धियाँ करता है, तो शिक्षक को चाहिए कि इन अशुद्धियों के कारणों का पता लगाए। ये कारण अनेक हो सकते हैं, जैसे मतलब इन कारणों का पता लगाना, ये जो कारण है बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे बुद्धि की कमी, तो वहाँ पर बुद्धि की कमी अगर बच्चे के अंदर है तब भी वो अशुद्धियाँ करेगा, विभिन्न प्रकार की त्रुटियाँ करेगा भाषा शिक्षण में। ठीक है, तो भाषा शिक्षण हम किसकी बात कर रहे हैं, हिंदी शिक्षण की। ठीक है, तो इसमें जैसे बालक अगर मंद बुद्धि का है तो वह सामान्य बालकों के साथ सीख नहीं पाता। बुद्धि परीक्षा द्वारा बालक के इस पक्ष को हम जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, ये है इसके भाषा शिक्षण में निदान के प्रकार या रूप। नेक्स्ट है भावात्मक दोष। भावात्मक दोष जो है वो भावात्मक असंतुलन, व्याकुलता, चिंता आदि से ग्रस्त बालक ठीक प्रकार से नहीं सीख पाता, वह एकाग्रचित नहीं हो पाता, स्वस्थ मन स्थिति ना रहने से वह सीख नहीं पाता। यानी भावात्मक इमोशंस उसके अंदर भावात्मक दोष है, कई कमी है। जैसे वो मन की स्थिति सही नहीं है उसकी, तब भी नहीं सीख पाएगा। पठन में रुचि नहीं है, उसको पढ़ने में रुचि नहीं है, अरुचि है, तब भी नहीं सीख पाएगा। अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड परीक्षणों द्वारा हम इस बालक की रुचि को जान सकते हैं। सही है, व्याकुलता है, चिंतन है, असंतुलन, टेंशन हो रही है, इस तरीके के बहुत तरह के विचार उसके मन में है, तो वो नहीं सीख पाएगा। कहते नहीं फिजिकली क्लास में बैठे हुए और मेंटली क्लास से बाहर है, तो कहीं ना कहीं ये दोष है उसका भावात्मक, उसका मन नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, तो भी वो नहीं सीख पाएगा। तो यहाँ पर जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, अभिरुचि परीक्षण, उनके द्वारा बालक की रुचियों का ज्ञान के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हालांकि देखा जाए तो भावात्मक असंतुलन है
या स्थिरता, इसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे निर्धनता है, गरीब बच्चा है, पारिवारिक उसको कोई ऐसी परिस्थितियाँ सिचुएशन आ जाती हैं कभी कभी, तो व्यक्ति परेशान होता है, या सोसाइटी का प्रभाव उस पर होता है, सामाजिक या राजनीतिक या परिस्थितियाँ ऐसी होती, सिचुएशन होती हैं कभी कभी, वो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, वो टेंशन में है, तो ऐसे ही। नेक्स्ट है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष जो है वो भी मुख्य अपना रोल रखता है, मुख्य भूमिका रखता है इसमें कि सीखने में बच्चे के। अगर शारीरिक दोष है, जैसे दृष्टि दोष, श्रुति दोष, सुनना, है ना, बहुत सारे दोष हो सकते हैं, तो आदि के कारण भी वाचन में त्रुटियां हो सकती हैं। शिक्षण निर्बलता से शीघ्र थकावट आ जाती है और वाचन में अरुचि हो जाती है, ठीक है। यानी कि बच्चा अगर परेशान है, उसके दोष है, शिक्षण में निर्बलता आ रही है, तो उसमें शीघ्र थकावट आ जाएगी, बोरियत आने लगती, थकान सी होने लगती है, तो यहाँ पर शारीरिक विकास से बालक में हीनता भावना भी उत्पन्न हो सकती है। चलिए थोड़ा रह गया है बस, शॉर्ट में बता देता हूँ, है तो बहुत कुछ। नेक्स्ट है प्रारंभिक योग्यता का अभाव। ये रूप हैं किसके? भाषा शिक्षण में निदान के रूप, मतलब इन रूपों के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में उसका निदान कर सकते हैं। तो प्रारंभिक योग्यता का अभाव, तो बालक की इसके अंतर्गत क्या है, जैसे कह सकते हैं हम बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो प्रीवियस है नॉलेज है उसको वो उचित ना होने से भी बालक विषय में से अनभिज्ञ रह जाता है। अगर बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, मान लीजिए आप हैं, हम हैं, तो हमारे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे का हम नहीं पढ़ पाएंगे, उसमें हम पिछड़ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, एक बच्चा अगर उसकी जो पहले स्टार्टिंग की क्लासेज हैं, तभी कहते हैं मुख्य जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका मुख्य रोल रहता है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन में ही सब कुछ वो होता है जिसके बेस पर एक तरीके से बिल्डिंग है, बिल्डिंग की बुनियाद होती है। अगर वो स्ट्रांग ना हो तो बिल्डिंग गिरने का खतरा रहता है, ठीक है। अगर उसकी बुनियाद मजबूत है तो उस पर 5 मंजिली बना सकते हैं, 10 मंजिली बना सकते हैं। तो वही चीज़ है, वो बेस है। एक स्टूडेंट का बेस अगर कमज़ोर है, उसे छोटा बड़ा ABCD और गुणा भाग अगर नहीं आता, तो गुणा भाग नहीं आता तो वो मैथ नहीं कर पाएगा, उसमें पिछड़ जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण क्रियाविधि का दोष, ठीक है। तो शिक्षण क्रियाविधि का दोष, यहाँ पर कभी कभी शिक्षण जो क्रियाविधि होती है, एक्टिविटी होती है, मेथड्स होते हैं, उनमें भी दोष रहने के कारण भी बालक ठीक से नहीं सीख पाता है। और तेज बालक तो उसका अनुसरण कर लेते हैं और कुछ बालक ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका भी हम पता लगा सकते हैं विभिन्न प्रकार के परीक्षणों से। नेक्स्ट है विषय की कठिनाई। जब विषय सामग्री उस बालक के शैक्षणिक स्तर से अधिक उच्च स्तर की होती है तो बालक कठिनाई का अनुभव करता है, ठीक है। ये इसकी हो गई, रूप हो गए, महत्व भी हो गया। अगर हम निदानात्मक परीक्षण के प्रकार की अगर हम बात करें तो प्रकार तो बहुत सारे हैं, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। निदानात्मक परीक्षण जो है उसके 2 प्रकार हैं मुख्यतः, जैसे निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, और निदानात्मक परीक्षण। इसके बारे में मैंने वीडियो लेक्चर 4th सेमेस्टर का दिया है, आप चाहें उसमें देख सकते हैं। जो मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड के नाम से होगा, उसमें वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसमें निदानात्मक परीक्षण भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में मैंने विस्तार से बताया है, ठीक है। उसको आप वीडियो लेक्चर सुन लेना 4th सेमेस्टर का। निदान यानी पहला है निरीक्षण विधि और दूसरा है निदानात्मक परीक्षण, ऑब्जर्वेशनल मेथड, और दूसरा डायग्नोस्टिक मेथड। हालांकि ऑब्जर्वेशन जो मेथड होते हैं बहुत होते हैं, सही है, उसके बारे में 4th सेमेस्टर में बताया, उसको आप सुन लेना। कई 1-2 एग्जाम्पल के बारे में बताता हूँ मैं। जैसे हिंदी में निदानात्मक परीक्षा की हम बात करें तो कोई अंक, जैसे है कोई उदाहरण लेते हैं हम। निदानात्मक परीक्षा में सही उत्तरों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, जैसे त्रुटियों के आधार पर उनके कारणों का अनुमान लगाया जाता है और इसमें कोई अंक नहीं दिए जाते हैं। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए, जैसे मोहन यहाँ आया था, व्याकरण की दृष्टि से यहाँ का प्रयोग हुआ है, जबकि हम यह नहीं कह सकते मोहन आया था, बस ये समझ में नहीं आएगा। इसे जब आप कभी कॉलेज आएंगे तो बताऊंगा मैं।
ठीक है। इसके कार्य की अगर हम बात करें तो एक बार कार्य बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। निदान के कार्य, फंक्शंस ऑफ डायग्नोसिस, फंक्शंस ऑफ डायग्नोसिस टेस्ट, सॉरी निदान के कार्य। तो यहाँ पर निदान प्रक्रिया व्यक्तिगत अधिक होती है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला है वर्गीकरण, दूसरा है विशिष्ट योग्यताओं का मापन, तीसरा है निदान संबंधी कारण और चौथा है उपचारात्मक। तो पहला जो वर्गीकरण है, पहला पॉइंट वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में के भी कई सारे पॉइंट हैं। तो यहाँ पर निदान की जो प्रक्रिया है उसका वर्गीकरण एक तरीके से फर्स्ट स्टेप है या लक्ष्य माना जाता है, पहला लक्ष्य। ठीक है। तो यहाँ पर निदान की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि सभी स्टूडेंट्स को सजातीय समूह में विभाजित किए जाए। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, नहीं ये चीज़ नहीं पढ़ाई थी, मानसिक स्तर, मेंटल लेवल, वोकेशनल लेवल और म्यूजिकल लेवल, यानी मानसिक स्तर, व्यवसायिक स्तर और संगीत की प्रवणता। इन स्तरों का प्रयोग प्रशासनिक एवं निर्देशन की दृष्टि से किया जाता है। नेक्स्ट कार्य था इसका विशिष्ट योग्यताओं का मापन। ठीक है, निदान से ही सारी चीज़ पता लगती है। विशिष्ट योग्यताओं का मापन, इसमें है असेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज़। तो निदान का दूसरा स्टेप है ये, छात्रों की विशिष्ट योग्यताओं का मापन करना होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित योग्यताओं का स्तर ज्ञात किया जाता है। कौन कौन सा? समायोजन का स्तर, असमायोजन का स्तर, उत्सुकता का स्तर, हताशा का स्तर। ठीक है। नेक्स्ट है निदान संबंधी कारण। तो कारण तो आपको पता ही है, मैंने अभी बताया आपको, ये कार्य सबसे ज़्यादा कठिन होता है निदान करना, समस्या का पता लगाना। इसके अंतर्गत ये ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि उसके सीखने की कमजोरियाँ, कि बच्चे के में कैसी कौन सी कमजोरियाँ हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं, ऐसे कौन से कारण हैं जिनके द्वारा वो बच्चा विशिष्ट योग्यताओं को नहीं प्राप्त कर पा रहा है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है, छात्रों के सीखने के कारणों का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है उपचारात्मक। तो इसमें क्या है, ये अंतिम कार्य होता है, ये अंतिम सोपान होता है, स्टेप होता है। इसमें जब समस्या का पता लग जाता है तो छात्र शिक्षण के द्वारा मतलब वहाँ पर ट्रीटमेंट करता है उसका, और ऐसे सिखाता है, उस समस्या को दूर कर देता है, उस कमजोरियों को दूर कर देता है। और इस प्रकार निदान के जो अंतर्गत ऐसे कार्य करता है कि छात्रों की जो कमजोरियां हैं वो दूर करके उनमें सुधार ला सकता है, और दोबारा वो फिर से वो कमियां ना करे, वो कमजोरियां छात्र के अंदर ना रह जाएं। ठीक है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।